नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। भारत में कहा जाता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी कि जिसे साहित्य कला और संगीत से जो व्यक्ति विहीन है, विमुख है, वो साक्षात बिना पूंछ के एक पशु के समान है। आज सबसे पहले मैं बांग्लादेश के वही जानवर आपको दिखाने जा रही हूँ। बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बांग्लादेश के फरीदपुर में मशहूर रॉक स्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर कट्टरपंथियों ने हमला बोला। कट्टरपंथियों की भीड़ ने ईंट पत्थर चलाए, जमकर तोड़फोड़ की। वहां पर मौजूद फरीदपुर जिला स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई। 20 छात्र घायल हो गए और उनकी गलती क्या थी? वो कॉन्सर्ट करने के लिए, कॉन्सर्ट सुनने के लिए, संगीत एंजॉय करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। ये उनकी गलती थी। कट्टरपंथियों के हमले की वजह से वहां अफरा तफरी हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। उन्हें कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा। जानकारी यह है कि जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने ही वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले कट्टरपंथियों ने वहां पर कार्यक्रम स्थल में धावा बोल दिया। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की कोशिश की, संगीत आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ नारेबाजी की। आप ये तस्वीरें देखें, ये हकीकत है। ये जानवर देखें आप। ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে দর্শক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে দুপক্ষের মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু দীর্ঘ সময় তারা তাদের ये तस्वीर आपने देख ली और मैं क्यों बार बार कह रही हूं कि ये वाकई में जानवर हैं। इसके पीछे एक और रिपोर्ट है, एक और खबर है, एक और कारण है। वो कारण भी आप जानें। 18 दिसंबर को बांग्लादेश के धान मंडी में मौजूद छायनट के दफ्तर में भी भयंकर तोड़फोड़ की गई। यहां पर भी कट्टरपंथियों की भीड़ ने जबरदस्त उत्पात मचाया, छायनट के दफ्तर में आग लगा दी। छायनट की स्थापना साल 1961 में हुई थी। 1960 के दशक में छायनट का काम आसान नहीं था। रविंद्र संगीत के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक के बावजूद छायनट ने इसे गुप्त और सार्वजनिक दोनों रूप से जीवित रखा। लेकिन तोड़फोड़ और आगजनी के बाद भी हौसले कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं। ये तस्वीरें आज बांग्लादेशी कट्टरपंथी जमाती भी देखें और दुनिया भी देखे। सोचिए, सब कुछ जहां तबाह हो गया है, सब कुछ जल गया है, वहां पर औरतें भी खड़ी हुई हैं, वहां पर पुरुष भी खड़े हुए हैं। आप इसी तस्वीर को थोड़ा और जब आगे बढ़ के देखते चले जाएंगे, बुजुर्ग भी हैं और छोटे बच्चे भी इसी वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये होता है जज्बा, कला को जिंदा रखने का, संगीत को जिंदा रखने का, जमातियों के खिलाफ दम भरने का। अच्छा, बांग्लादेश में दीपू दास को ईश निंदा के आरोप में बीच सड़क पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने मारा। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने ईश निंदा के नाम पर हुई हिंदुओं के खिलाफ हमले और हत्याओं के आंकड़े जारी किए। वो आंकड़े आप देखिए, आपका खून खौलने लगेगा। 2024 जून से लेकर 2025 जून तक 2442 से ज्यादा हमले सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, अभी दिसंबर तक का यह आंकड़ा है। इसमें मंदिरों में तोड़फोड़, घर जलाना, हत्या करना। इस साल जून तक अब तक ईश निंदा के 71 मामले दर्ज किए। दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ था, उसके बारे में भी तो ये कहा गया कि उसने ईश निंदा की, जबकि बाद में जब छानबीन हुई तब ये पता चला कि कोई ईश निंदा नहीं हुई थी। ये जमाती जो है कसाई बनकर बैठे हुए हैं। अजीत द्विवेदी जी और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। हम बयानात सारे आपके सामने एक एक करके रखेंगे और फिर इंडिया का जो स्टैंड है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अजीत जी, बात यहीं से शुरू हुई ना। पहले आपको हिंदू फोबिया था, तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की हत्या की जाए थी। अब आपको संगीत का भी फोबिया हो गया है। वहां पर आप भगा रहे हैं जो कॉन्सर्ट करने वाले, उनके जान के लाले पड़ गए हैं। संगीत विद्यालय को तहस नहस करके रख दिया है। कितना फोबिया है इनको? देखिए, ये दोनों दो बातें हैं। एक तो संगीत का फोबिया आपने कहा, एक वो है, और एक हिंदू फोबिया या माइनॉरिटी का फोबिया एक अलग है। ये दो चीजें हैं। आपने एक दोहा आपने पढ़ा कि जिससे वो श्लोक जो है उस एक
वहाँ के जो मुसलमानों के सबसे बड़े जो बौद्धिक चिंतक हुए अल्लामा इकबाल, उनकी एक पंक्ति जब आपने पढ़ा तब हमको ध्यान आया। उन्होंने कहा है कि शमशेरो सीना अव्वल ताउसो रबाब आखिर, मतलब तलवार और भाले जो हैं वो अव्वल हैं, वो सबसे पहले होने चाहिए हैं, वाह, वाह, वाह। और गीत और संगीत सबसे आखिर में होने चाहिए, निंदनीय है, सबसे खराब है वो ताउसो रबाब आखिर, शमशीरो सीना अव्वल। तो ये उनका सिद्धांत है। ये अल्लामा इकबाल राइटर ही थे ना, बड़े भारी विचारक थे भाई, दार्शनिक थे, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट वही अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा, और मुस्लिम है, हम वतन है सारा जहां हमारा कहने वाले। उन्होंने कहा है ताउसो रबाब आखिर शमशीरो सीना अव्वल, मतलब तलवार और भाले अव्वल हैं, सबसे पहले रखना है, और संगीत और गीत जो है वो सबसे आखिर में रखना है। तो ये एक सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से ये स्टैब्लिश है कि आपको संगीत से नफरत करना है। सूफी है उसी परंपरा में है, लेकिन संगीत से नफरत करना है। तो एक वो पहलू अलग है। ये सिर्फ एक रॉक कंसर्ट हो रहा था इसलिए हमला नहीं हुआ जेम्स के ऊपर। ये पिछले बांग्लादेश बनने के बाद से अल्पसंख्यकों को जो लगातार निशाना बनाया गया है, उसमें बौद्ध भी हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी बांग्लादेश में बौद्ध लोगों की थी, बड़ा बौद्ध कल्चर बड़ा फलता फूलता था वहाँ, हिंदुओं की बड़ी आबादी थी, क्रिश्चियन भी थे। इन तमाम सबके ऊपर हमले हुए। और आपको जान करके हैरानी होगी, बहुत कम देश हैं दुनिया में जहां इन तीनों धर्मों के लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। वहां हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन करके ऐसा है, जिसमें तीनों अल्पसंख्यक जो बड़े अल्पसंख्यक धर्म हैं उनके लोगों ने अपना एसोसिएशन बना रखा है अपने हक और हितों की लड़ाई के लिए। तो इसका मतलब समान रूप से तीनों टारगेट है, बौद्ध भी, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी, समान रूप से तीनों टारगेट है। एक और खबर है, ये खबर तस्वीरों में नहीं आई है लेकिन खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है। मैहर घराने के वरिष्ठ कलाकार हैं सिराज अली खान, ये मुसलमान हैं, खान है ना, सिराज अली खान उस्ताद अलाउद्दीन खान के पौत्र हैं। ये विनोद जी, ये जब वहां पर पहुंचे बांग्लादेश में तो इन्हें भी प्रदर्शन, अपने संगीत के प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिल पाई और माहौल इतना खराब था कि इन्हें भी देश छोड़कर जाना पड़ा। उस्ताद राशिद खान के बेटे हैं अरमान खान, वो भी ढाका जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये ढाका जो है संगीत के लिए सेफ नहीं रह गया, सुरक्षित नहीं रह गया है। वहां पर सांस्कृतिक कलाकार, संगीतकार, म्यूजिशियंस, किसी के लिए, हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, कोई जगह नहीं है। ये तो बहुत शर्मनाक और बड़ी दुखद बात है जो बांग्लादेश की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं। ये वह बांग्लादेश जब पूरा बंगाल था तो काजी नजरुल इस्लाम जिस तरह से वहाँ के कल्चर का हिस्सा थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। और संगीत की यहाँ तक बात है, देखिए इस्लाम में जो वहाबी सेक्ट है जी। वो जो कट्टरपंथी जिनको मानते हैं सऊदी से, वो संगीत का निषेध करता है। लेकिन सूफियों में, अभी मैं अजमेर से आ रहा हूँ, कल वहाँ उर्स चल रहा है दरगाह शरीफ में, क्या माहौल है, कव्वाली हो रही है और पूरा म्यूज़िक का पूरा सब चल रहा है। वो भी इस्लाम है और इस्लाम का एक स्वरूप है। वो कौन से कम अल्लाह को मानने वाले हैं, वो तो है। आप निज़ामुद्दीन का उर्स देख लीजिए दिल्ली में, अब फतेहपुर सीकरी में जो है। तो ये शुरू से ये लड़ाई चलती रही। और आप देखिए कितने बड़े बड़े संगीतकार हुए मुसलमानों में, एक से एक गायक, संगीतकार। अरे सर, भारत की बात कर ले, नौशाद हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, खयाम थे, और तानसेन से आप शुरू कर दीजिए, एक से एक अकबर के दरबार में। लेकिन ये जो नया जो आया है, ये बिल्कुल जाहिलों का जो है पूरा मसला जो है, जाहिल। मतलब आपसे मुझे एक बात पे आपत्ति है जी। आपने कहा कि जानवर है, नहीं, जानवर भी संगीत प्रेमी होता है। तानसेन का और बैजू बावरा का सुन के हिरन चले आते थे सुनने गाना। और आप कभी जानवरों के बीच में अगर म्यूजिक चलाइए तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर गुजरे हैं सर। इसलिए हर कोई इस वक्त भारत की तरफ देख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर पहली बार ये जो ऑफिशियल टिप्पणी है जो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कही है, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को बंद होना चाहिए, इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। Anti-India rhetoric, you would have seen also in the last several days we have issued a couple of or more than couple of statements. We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false, and we reject that. जायसवाल, ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है।
ये बजाबता जो जैसे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ, भारत में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ नई दिल्ली में हुए, सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में, उसका फॉल्स नैरेटिव वहाँ बनाया जा रहा है बजाबता इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से मीडिया के द्वारा भी, कि भारत में जो बांग्लादेशी राजनयिक है वो असुरक्षित है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एक भी कोई हमला यहाँ कहीं नहीं हुआ है। वहाँ हमले हुए, हमको चिटगांव में बंद करना पड़ा भारत को अपना वीजा सेंटर, ये वहाँ हमले हुए हैं। हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर के घर पे हमला हुआ। यहाँ एक झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत में बांग्लादेश के लोग असुरक्षित हैं, बांग्लादेश के मीडिया तो लगातार दिखा ही रहा था। ये इस बार जो है इंडिया से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट गया है इस बात के खिलाफ। जी जी, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक है, तो वहीं पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज मिलकर लोकतंत्र का गला घोटने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान की पार्टी के सीएम के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई, इसका वीडियो भी बना। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी अपने प्रतिनिधियों के साथ पंजाब असेंबली में घुस ही रहे थे कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके साथ फतेह उल्लाह बरकी बीच में आ गए। गार्ड अफरीदी के प्रतिनिधि बुर्की के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें धक्का देते हैं, विधानसभा के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मेहमान आके इधर बेइज्जती करवा रहे हैं। ये देखो, अब ये बात तो विनोद जी सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, वो जो है मुख्यमंत्री है। तो ये जिस तरह से कुटाई हो रही है, इमरान के सीएम है इसलिए कुटाई हो रही है। चुनकर आए ना, ये भी तो चुनकर ही आए हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ा विडंबना है और त्रासदी है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर व्यक्ति जिसको आप घुसने नहीं दे रहे असेंबली में, तो आप ये मान के चलिए कि इमरान के जो सामान्य उस पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो सामान्य समर्थक होंगे, उनकी क्या हालत होगी। मतलब वो तो घर से ही नहीं निकल पाते होंगे इस हालत में। या तो आप बेचारे अपने को वो कर लें, छिपा लें, या अपना वो कर लें। तस्वीर देख रही हूँ कि ये तो बाहर हैं, कूट दिए गए। जो जेल में है, अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उनका क्या हो रहा है? देखिए ना, इमरान को लेके जो खबरें आई थी कि इमरान खत्म हो गए, डेथ हो गई, क्या हो गया, दफना दिए गए, जब उनकी बहन जाके मिली तब जाके वो चीज़, लेकिन उसमें भी उसकी उनकी जो हालत है, जो फिजिकल हालत है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ये मतलब ये सब जियाउल हक के शासन में तो होता था इस तरह की चीज़ें, जब फौजी हुकूमत तो, लेकिन ये कहने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार जो है चुनी हुई सरकार है। वैसे ही चुनाव में जिस तरह धांधली हुई थी वहाँ पर, और जिस तरह से ये बनी थी सरकार, वहाँ एक चुनाव आयुक्त ने आत्महत्या की थी ये कहते हुए कि हमने जो है, तो ये तो सरकार वैसे ही मतलब इलेजिटिमेट सरकार है, तो पूरी तरह से कठपुतली है सेना की, और सेना में आसिम मुनीर की। और आसिम मुनीर क्या है वो हम लोग देख ही रहे हैं। वो पहले ऐसे जनरल हैं, फील्ड मार्शल हो गए अब तो, कि वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाते हैं। वो अच्छा, मुझे बड़ी दिलचस्प, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो गठन हुआ कलमा के नाम पर, और पाकिस्तान का गठन करने वाले जो हमारे वो जो जिन्ना साहब थे, उनको उनकी फोटो पे सैल्यूट करना बंद कर दें। वो तो बिल्कुल टोटली नास्तिक थे, एथीस्ट थे, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, वो तो इस्लाम के किसी उसको नहीं मानते। तो अगर ये इतने बड़े नमाजी हैं तो जिन्ना की तस्वीर के सामने सैल्यूट करना बंद कर दें। सर, ये नमाजी नहीं है, बवाली लोग हैं। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है कि एक तरफ तो पाकिस्तान को आप कहते हैं कि रिलीजियस स्टेट है, और जिसकी स्थापना हुई थी वो बिल्कुल अलग मुद्दे पे हुई थी। सर, क्विक कमेंट। नहीं, ये दूसरी बार हुआ सोहेल अफरीदी के साथ, तो ये एक डिजाइन है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल ये हो रहा है कि अचानक हो जा रहा है। ये जब जेल में मिलने गए थे इमरान खान से, वहां भी इनको गिरा करके घसीट के पीटा गया था। यही सोहेल अफरीदी को, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये इनके साथ दूसरी बार हुआ। तो इसका मतलब टारगेट एक स्टेट ऐसा है जहां अभी भी लोकप्रिय समर्थन इमरान खान के साथ है, उनकी सरकार है, उसको डिस्टेबलाइज करने, उसको परेशान करने, डराने का ये कोशिश चल रही है। मुख्यमंत्री को मार मार करके, पीट कर, मतलब सामान्य समर्थक, अगर मुख्यमंत्री का हाल ये होगी, जो आम कार्यकर्ता है वो डर जाएगा। जब हम बांग्लादेश की खबर दिखाते हैं, पाकिस्तान की खबर दिखाते हैं, तो वहां पर डेमोक्रेसी क्यों लहूलुहान है, इसे समझने की जरूरत है। और तब आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना होगा, जहां पर डेमोक्रेसी जिंदा इसलिए है क्योंकि यहां पर बराबर घुसपैठियों को बाहर निकालने की लड़ाई चलती है। खबर एफआईआर से जुड़ी हुई है, इसे लेकर राजनीतिक हलचल बड़ी तेज है। उत्तर प्रदेश में एफआईआर को लेकर बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट जाएंगे। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर की थी। फरवरी में उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।
यूपी में 1,26,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23,32,000 वोटर्स डुप्लीकेट हैं। 84,20,000 वोटर्स मिसिंग है और 9,37,000 मतदाताओं ने फॉर्म ही जमा नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रोसेस में 15 दिन का वक्त बढ़ने से करीब 2 लाख मतदाता बढ़े हैं। फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 1,11,00,000 वोटर्स को वेरिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा जाएगा और जो नाम कटे हैं कुल उनमें से 15,44,00,000 मतदाताओं का लगभग 18.7% का जो हिस्सा है, इसे लेकर अखिलेश यादव ने कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दिया है। जी, उनका मानना यह है कि बीजेपी अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गई है। नहीं, ये उनके मानने का आधार ये है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था जब 4 करोड़ फॉर्म नहीं जमा हुए थे तो उन्होंने कहा कि अपने लोगों को कहा कि जाओ, लोगों के घर घर जाओ, उनके फॉर्म जमा कराओ, इसमें 90% हमारा वोटर है। तो अब जब ये बात उन्होंने कही उस समय तक फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया कि समय बढ़ाइए। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का समय बढ़ा 2 हफ्ते, बाकी सबके 1-1 हफ्ते पहले बढ़े थे। केरल का 1 हफ्ता और बढ़ा था। उत्तर प्रदेश को जो प्रेस्क्राइब टाइम था उसे 3 हफ्ते ज्यादा मिले। 4 दिसंबर को खत्म हो रहा था, 26 दिसंबर को खत्म हुआ। जनसंख्या उसके बाद जो कहा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि 4 करोड़ नाम कटे हैं, उसके बाद 15 दिन का जब समय मिला तो उसमें सिर्फ 7 लाख फॉर्म जमा हुए। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मतलब 4 करोड़ में 4 नहीं, मतलब 1 करोड़ और जमा हुए, लेकिन जिस दिन दूसरी मीटिंग की इन्होंने 1 करोड़ जमा हुए फॉर्म 4 करोड़ में से, तो 3 करोड़ रह गए। 2-3 करोड़ थे, उसके बाद उसमें 7 लाख और फॉर्म जमा हुए। एक दिन और मीटिंग हुई थी ना, दूसरी मीटिंग जब की थी विधायकों और सांसदों के साथ। किसका वोट कट गया मुझे ये बताएं। नहीं, ये वोट कट गया, योगी जी का वोट कट गया, अखिलेश जी का कट गया। जिस प्रोपोर्शन में मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो ये मानिए कि उसी जिस प्रोपोर्शन में हिंदू आबादी है उसी प्रोपोर्शन में हिंदुओं के वोट कटे होंगे। नहीं, इसमें एक चीज़ और है, जिन वर्गों को ये खतरा था कि उनके वोट कट सकते हैं उन्होंने आगे बढ़ करके जो है अपने फॉर्म जमा किए और करवाए, क्योंकि एक आशंका थी कि अगर हम लापरवाही हमारे वोट कट जाएंगे। और जो वर्ग जिनको था कि अरे भाई ठीक है दे देंगे, तो वो ज़्यादातर वही वर्ग थे, शहरी वर्ग, और जो जिनके बारे में योगी जी की आशंका है कि उनका वोटर है। अर्बन आपका मतदाता जो है, अर्बन पढ़े लिखे खाते पीते लोग के साथ डाल देंगे, जमा कर देंगे, वो भी बम्बई गए हुए हैं। अच्छा, मैं पहले इसी में एक इंफॉर्मेशन और जोड़ देती हूँ सर कि जो यूपी में एसआईआर से पहले 15.44 करोड़ यानी कि 15,44,00,000 मतदाता थे, लेकिन अब जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार हुई है 12,55,00,000 मतदाता इस लिस्ट में ही रह जाएंगे। वजह यह है कि एसआईआर में जो नाम कट सकते हैं वो संख्या हमने आपको बता दी। अब आप अपनी बात पूरी करें। ये इसका एक कारण तो ये है कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समय है। 2027 के फरवरी मार्च में चुनाव होगा, तो बहुत सारे लोग हैं आश्वस्त बैठे हुए हैं कि अभी समय है, जुड़वा लेंगे। बहुत मारामारी बंगाल और तमिलनाडु की तरह नहीं है जहां अभी अप्रैल में चुनाव होने हैं। तो वहां इसके बावजूद आप देखिए तमिलनाडु में 97 लाख नाम कटे, लगभग 15-16% नाम तमिलनाडु में कटा है और यहाँ 19% नाम कटा है। ये बड़े हैरानी की बात है कि 19% लोगों के फॉर्म 1,26,00,000 कह रहे हैं कि लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए। आप तो जो बात कह रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि डंडा जब तक हम हिंदुस्तानियों के सिर पे बचता नहीं है हम जगते नहीं है। ठीक नहीं, तो हमारे तो जब प्यास लगता है कौन खोदा जाता है ना। हाँ, पुरानी कहावत है। इस मामले में भी वही होगा, लोग जुड़वाएंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 6 जो भरा जाता है। की भी बात कर लेते हैं सर, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर अपना कैलकुलेशन लगाया है और अपने कैलकुलेशन के आधार पर जो उन्होंने लिखा है वो आप देखें। मुख्यमंत्री जी इसमें से 85 से 90% अपने ही वोटर कार्ड दिए हैं। राजनीतिक गणितीय के विश्लेषक और विश्लेषण जो कर रहे हैं, देखिए एफआईआर में अपने ही खोदे हुए गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। गिर गए क्या भाजपा? नहीं, अभी देखिए अखिलेश जी का राजनीतिक बयान है, अभी बहुत जल्दबाजी, जैसे भी अजीत भाई कह रहे थे, अभी 2027 में चुनाव होने हैं और मतदाता सूची में जुड़वाने की का जो ऑप्शन है वो खुला रहता है नामांकन के बिल्कुल तक, अधिसूचना जारी होने तक। तो वो अभी लोग जिनके नाम जो नहीं भर पाए फॉर्म, देखिए इसमें नए वोटर भी कहाँ जुड़े हैं अभी, तो वो ये जो लिस्ट संशोधित हुई है जो 15,44,00,000 की, जो ऑलरेडी वोटर थे, अभी जो नए वोटर बने हैं, वोटर लिस्ट बनेगी जब चुनाव नजदीक होगा। हाँ, क्योंकि उसमें नए वोटर भी जुड़ेंगे ना जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, तो कम से कम उनकी बहुत बड़ी संख्या होगी। तो अभी ये जो 12 करोड़ को जो आंकड़ा आया ये अंतिम आंकड़ा नहीं है,
अभी इसमें जुड़ेंगे 27 तक चुनाव आते आते इसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। नहीं तो अखिलेश जी जो चिंता जता रहे हैं, ज्यादा चिंतित होने की और आवश्यकता ज्यादा नहीं है। चिंतित हो रहे हैं तो बीजेपी ज्यादा जुड़वाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। आप इसमें समझिए कि अब इस अखिलेश यादव ये नैरेटिव चलाना बंद कर देंगे कि एसआईआर बायस है, पक्षपात है, या एसआईआर जो है मुसलमानों का नाम काटने के लिए हो रहा है, एसआईआर अपोजिशन का नाम काटने के लिए हो रहा है, पीडीए का वोट सर, वो काटने के लिए कैसे? हो रहा है। मतलब ये छोड़ राजनीति देंगे से वो, कैसे चले नहीं तो जाएंगे? ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। वो सर दोनों कांग्रेस चलाएंगे। दोनों चला रहे हैं कि आप कहीं भी करें उनका 85-90% वोट कट गया, आप नहीं गड्ढे में गिर गया, फिर कहिएगा कि ये हमको हमारे परेशान वोट करने कट के लिए गए। चला रहे हैं। वो तो फिर चुनाव के जो बाद कटे भी हुए होगा। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे भी, हाँ, वेरिफिकेशन किसी का मान लीजिए कहीं ये तो तकनीकी फिर हो रूप से सकता गलत है है लिखा हुआ है तो वो योगी जी का फिर बटेंगे तो कटेंगे वाली बात भी फिर याद आ जाएगी, इसलिए कटने नहीं देना है, बटने नहीं देना है। खबर लखनऊ से ही है और ये खबर हमने कल भी आपको दिखाई थी। आपने देखा था ना कि जब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ तो वहां पर जितने भी फूलों के गमले लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, उन्हें उठाकर कैमरे के सामने ही लोग चोरी करके ले जा रहे थे। लेकिन चोरी के बाद कुछ लोग तो सीना चोरी भी कर रहे थे, कैमरे के सामने ही जो है देख भी रहे थे, दांत भी निकाल रहे थे। अब इनके लिए मुश्किल होगी क्योंकि एलडीए ने चोरी की पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है। एफआईआर दर्ज तो होगी, मोस्ट वांटेड की तरह शहर में तस्वीरें चस्पा हो जाएंगी। देखिए कुछ तस्वीरें तो हम ही ने आपको दिखा दी है। अतिक्रमण करोगे या फिर गमला चोरी बहुत बढ़िया भाई, काम सबका बराबर होगा। हाँ नहीं इसमें क्या ये इसमें नहीं लेकिन बहुत सीरियस एक्शन है सर। चुरा कौन रहा आप देखिए किस क्लास के लोग हैं, बिल्कुल। कोई बेचारे गरीब गुरबा लोग नहीं है कि मध्य वर्ग और ये मध्य वर्ग के स्कूटी लोग लेकर आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं, कार भी लेकर कार आए लेके थे आ कुछ रहे लोग। हैं। वही कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे गुड़गांव में ले गए गाड़ी लगा के, बड़ी गाड़ी लगा के गमले भर के ले गए उसमें। शर्मिंदगी में कुछ लोगों ने, लेकिन मेरे पास जानकारी आई कि वापस लौटा भी ये दिए मौका गमले। देना चाहिए। आपने किया क्यों, सवाल ये आपने किया क्यों, लौटा दिया ठीक है शर्मिंदगी में, लेकिन आप जब कर रहे हैं इसका मतलब आपकी मानसिकता क्या है। अभी मैं कल आ रहा था तो फरीदाबाद में मैंने देखा फ्लाईओवर के नीचे वो गमलों के स्टैंड लगे हुए हैं, गमले गायब हैं, मतलब गमले गायब हैं और स्टैंड उनके लगे हुए हैं। तो हमारी पत्नी ने कहा कि ये लगता है लोग चोरी कर ले गए। अरे भाई फूलों पत्तियों से प्रेम अच्छी बात है, आप नर्सरियां खुली हुई हैं, जाइए आप अफोर्ड कर सकते हैं, लीजिए उनसे। कल मैंने वही तभी मैंने पूछा था कि गमला चोर है या पर्यावरण प्रेमी है। पर्यावरण प्रेमी है तो गमले जहां पर लगे हैं वहीं रहने लगे रहने दीजिए। वरना आपकी भी फोटो पूरे शहर में चस्पा हो जाएगी।